गुड इवनिंग बच्चों। तो आज आप लोगों के लिए फिजिक्स का एक और ऑब्जेक्टिव सेट लेकर के आए हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे मिल जाएगा, आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस वीडियो को आप लोग आराम से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट यहाँ में से कौन सा है। तो आप लोग ये जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, एक और यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे तो खैर वोल्ट पर मीटर नहीं दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, when placed in a uniform field or dipole experiences। ठीक है, तो बोल रहा है क्या कि एक यूनिफॉर्म फील्ड है। यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और अगर इसमें आप एक डाइपोल को रख देते हैं तो क्या एक्सपीरियंस होगा? अ नेट फोर्स, अ टॉर्क, बोथ अ नेट टॉर्क एंड फोर्स, नाइदर अ नेट फोर्स और नाइदर अ नेट फोर्स नोर अ टॉर्क। ठीक है, तो ये आप लोग को याद होगा। देखो आप लोग कैसे आप लोग पढ़े थे कि इस तरीके के इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे अगर आप एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख देंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल को, तो माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज। तो माइनस क्यू चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता था वो फोर्स लगता था क्यू इंटू ई, और ये नेगेटिव में, हाँ ये नेगेटिव में आएगा माइनस क्यू इंटू ई, और इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता था वो क्यू इंटू ई, ये आता था पॉजिटिव में। तो अगर आप टोटल फोर्स को जोड़ देते तो टोटल फोर्स का वैल्यू हो जाता 0। ठीक है, तो नेट फोर्स नहीं लगेगा, तो ये तो हो जाएगा नेट फोर्स 0। तो ये तो नहीं हो सकता। अब इस दोनों फोर्सेस के कारण ना नेगेटिव क्यू ई और पॉजिटिव क्यू ई, ये दोनों फोर्सेस के कारण ये जो डाइपोल है वो रोटेट करना शुरू करेगा, यानी कि इसके ऊपर लग जाएगा टॉर्क। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मूव करते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये रहा आप लोगों का 3। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 2 कॉपर स्फीयर्स ऑफ द सेम रेडियस, वन सॉलिड एंड अदर होलो। ठीक है, अदर जो है वो ये एक्चुअली में होलो है। थोड़ा सा क्वेश्चन आपको मिस हो रहा है, अब दिखता होगा। हाँ, द अदर होलो द सेम पोटेंशियल। ठीक है, विच विल हैव मोर चार्ज। चार्ज किसके पास ज्यादा रहेगा? देखो बोल रहा है आपके पास 2 स्फीयर है, तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं तो लेट से ये एक स्फीयर है और इसी के करस्पॉन्डिंग ये एक स्फीयर है, और ये 2 स्फीयर में से एक स्फीयर सॉलिड है, मान के चलिए ये वाला स्फीयर सॉलिड है और ये वाला जो स्फीयर है ये है होलो। ठीक है, तो होलो मतलब खोखला होगा और ये पूरा पूरी फील्ड है, इस तरीके से पूरा पूरी भरा हुआ है। और यहाँ पे बोल रहा है क्या, सेम रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है। ठीक है, इसका भी रेडियस आर है और इसका भी रेडियस आर है। सेम पोटेंशियल, इसके पास पोटेंशियल भी सेम है, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल सेम है। तो विच विल हैव मोर चार्ज, तो किसके ऊपर मोर चार्ज होगा? तो देखो अगर आप लोग को पोटेंशियल का फॉर्मूला याद होगा तो P बराबर होता था 1/4πε0 Q बटा R, यही तो होता था। V का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? Q के ऊपर और R के ऊपर। यहाँ तो R तो सेम है, R ये दोनों के लिए सेम है, और दोनों का पोटेंशियल भी सेम है, यानी कि V भी सेम है। तो अलग होने का कोई चांसेस नहीं है, इस चार्ज का अलग होने का कोई चार्ज नहीं, कोई चांस नहीं है ना। तो क्या पूछ रहा था, विच विल हैव मोर चार्ज, तो किसके पास ज्यादा चार्ज होगा? तो किसी के पास ज्यादा चार्ज नहीं होगा, दोनों के पास बराबर चार्ज ही होगा। आप इसके लिए फॉर्मूला पुट कर देते, यही वाला था। अगर आप होलो के लिए फॉर्मूला पुट कर देते अगेन सेम टू सेम मिल जाता, 1/4πε0 और ये आ जाता Q बटा R। ठीक है, तो दोनों के लिए तो फॉर्मूला सेम ही हो जाता, तो दोनों में चार्ज सेम है, बिल्कुल सेम। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन जो हम लोगों के पास है ये है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, और सॉरी 3 क्वेश्चन देख चुके थे, तो ये क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा ऐसा करते हैं, ये जो आप लोगों को जो साइज दिख रहा है वो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है ना, तो क्वेश्चन का साइज थोड़ा सा हम घटा दे लेते हैं। ठीक है, साइज ये आई थिंक ये वाला साइज आपके लिए अप्रोप्रिएट रहेगा,
और अगर इससे भी थोड़ा सा कम कर दें तो हाँ चलो ये साइज अप्रोप्रिएट है, ठीक है। यहाँ से आप लोग को दिख जाएगा, ठीक से दिख जाएगा सारी चीज़ें। अब यहाँ पे आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि ए गॉसियन स्फीयर इनक्लोजेज एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। तो एक गॉसियन स्फीयर है और वो इनक्लोज कर रहा है एक इलेक्ट्रिक डायपोल को। तो ठीक है, लेट्स से कि ये गॉसियन स्फीयर है, मान लीजिए ये एक स्फीयर है और ये एक इनक्लोज करके रखा है एक इलेक्ट्रिक डायपोल को। तो इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ -q एंड +q चार्ज, ठीक है। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस द स्फीयर इज, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? देखो आप लोग पढ़े थे गॉस लॉ बोलता था कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो होता है Q/ε0 के बराबर, ठीक है। और Q क्या था? नेट चार्ज, कि नेट चार्ज जो गॉसियन सरफेस द्वारा नेट चार्ज जो स्टोर होगा वो चीज। और अगर आप यहाँ पे चेक करने की कोशिश करते हैं नेट चार्ज, तो पता है कितना मिलता है नेट चार्ज आपको? यहाँ आप लोगों को नेट चार्ज मिलता -q +q यानी कि 0। तो अगर मान लो चार्ज का वैल्यू 0 हो गया तो आपको इसका कैलकुलेशंस क्या मिल जाता है? 0 मिल जाता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पे है? यह है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं आगे की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? ए सॉफ्ट बबल इज गिवन नेगेटिव चार्ज। तो एक कोई सॉफ्ट का बबल है, उसमें हम लोग दे रहे हैं नेगेटिव चार्ज। देन इट्स रेडियस W, देखो रेडियस ना W मान करके रखा है। जनरली हम लोग रेडियस जो है R मान करके रखते हैं, लेकिन इसका रेडियस मान के रखा है W। तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज देने के कारण एयर बबल का रेडियस क्या हो जाएगा? घटेगा, बढ़ेगा, रिमेन्स अनचेंज या नथिंग कैन बी प्रिडिक्टेड। तो आप यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि ये हम लोगों के पास एक है एयर बबल, ठीक है, या सॉफ्ट बबल, कोई भी बबल है, इसमें नेगेटिव चार्ज दे दी हम लोग। तो अगर नेगेटिव चार्ज दिए तो नेगेटिव चार्ज तो इस तरीके से सरफेस में रहेंगे, ठीक है। अब एक कॉमन सा सेंस लगाइए, अगर नेगेटिव चार्जेस सरफेस में है तो ये दो चार्जेस के बीच में रिपल्सन होगा। अभी मान लेते हैं ये इस क्वेश्चन के अनुसार से ना रेडियस बोला है W है, ठीक है, रेडियस W है। अब जैसे हम लोग नेगेटिव चार्ज कर देंगे तो देखो ये जो सरफेस है, सरफेस में नेगेटिव चार्जेस है। अब ये नेगेटिव चार्जेस ना एक दूसरे को रिपेल करेगा और जैसे जैसे एक दूसरे को रिपेल करेगा ये जो साइज है ये साइज बड़ा होना चाहेगा, ठीक है। तो रेडियस क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा था? ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? 2 point चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम एंड -8 माइक्रोकूलम अट्रैक्ट ईच अदर। तो देखो यहाँ पे ये दो चार्जेस को अगर आप ठीक से देखते हैं तो एक 3 माइक्रोकूलम का और एक -8 माइक्रोकूलम का है। चार्जेस अपोजिट है, अलग अलग चार्ज है ना, तो अगर अलग अलग चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक, अट्रैक्ट ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एक चार्ज है 3 माइक्रोकूलम का और एक चार्ज है -8 माइक्रोकूलम का, और ये दोनों के बीच में डिस्टेंस नहीं दिया है, लेकिन एक चीज दे करके रखा है कि दोनों के बीच का जो फोर्स है वो लग रहा है 1 न्यूटन का, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ए चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम इज एडेड टू ईच ऑफ देम। अब बोल रहा है कि ये दोनों चार्ज में ना 5 माइक्रोकूलम का चार्ज जोड़ दे रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे जोड़ दो तो आपके पास 3 माइक्रोकूलम था, आपके पास 3 माइक्रोकूलम था, इसमें आप 5 जोड़ देंगे तो नया वाला चार्ज कितना हो जाएगा? 8 माइक्रोकूलम का हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप ये वाली देखो -8 माइक्रोकूलम का था, ऑलरेडी आपके पास -8 माइक्रोकूलम का था, अब इसमें आप 5 जोड़ देंगे तो 5 जोड़ देंगे ना तो आ जाएगा -3 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो अगर आप ठीक से सोच पाएंगे तो देखो पहले जो चार्ज था वो आपके पास 3 माइक्रोकूलम था और -8 माइक्रोकूलम था। जब दोनों में 5-5 कूलम का चार्ज, 5-5 माइक्रोकूलम का चार्ज जोड़ दिए तो अभी भी देखो कितना बन गया नया वाला चार्ज, देख पा रहे हो? एक बन गया 8 माइक्रोकूलम और एक बन गया -3 माइक्रोकूलम। तो यही तो है, ये दोनों चार्ज तो यही तो था, सेम टू सेम है, यही चार्ज आ गया, ठीक है। तो दोनों के बीच का जो फोर्स है वो वही लगना चाहिए जो पहले लग रहा था। तो पहले लग रहा था 1 न्यूटन का फोर्स, तो अभी भी कितना फोर्स लगना चाहिए? 1 न्यूटन का। क्योंकि चेक कर लो, देखो ये चार्ज है 8 माइक्रोकूलम का और इस जगह पे चार्ज है -3 माइक्रोकूलम का। पहले भी तो यही था, पहले था 3 माइक्रोकूलम का और -8 माइक्रोकूलम का, खाली साइन चेंज हुआ है। अब
8 हो गया है ये प्लस माइक्रोकुलम, और ये जो 3 हो गया ये माइनस में हो गया है। ठीक है, तो दोनों के बीच का जो फोर्स पहले था अभी भी उतनी फोर्स लगेगा, पहले जैसा नेचर था वही नेचर अभी भी होगा, अभी भी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा क्योंकि दोनों का चार्ज उल्टा है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 न्यूटन। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है आपको कि ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड एंड देन द चार्जिंग बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। ठीक है, तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसको चार्ज किया जाता है और फिर उसको बैटरी से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। द प्लेट्स आर फर्दर सेपरेटेड, फिर उसके बाद हम लोग ना उस प्लेट्स को सेपरेट कर देते हैं यानी अलग कर देते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स विल बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा दोनों प्लेट्स के बीच में। चलो ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये मान के चलिए कि ये हम लोगों के पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी कुछ था, लेट से दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस मान लेते हैं स्मॉल डी। ठीक है, अब ये दोनों ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इसको हम लोग फुली चार्ज करते हैं। लेट से इधर माइनस चार्ज और इधर ये प्लस चार्ज, इसको फुली चार्ज या कुछ भी चार्ज कर ली, कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज देती है। उसके बाद जिस चीज से भी चार्ज कर रहे थे यानी कि बैटरी से चार्ज, जिस चीज का मतलब बैटरी होगा ना, बैटरी से चार्ज कर रहे थे, अब अचानक से बैटरी को हम डिस्कनेक्ट कर दिए। तो चलो बैटरी भी हम बना के दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास बैटरी था, बैटरी से कनेक्टेड था, ये माइनस टर्मिनल और ये प्लस टर्मिनल। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो टर्मिनल है, ये जो बैटरी है, बैटरी को सेपरेट कर दो, हटा दो। तो अगर आप बैटरी को हटा देंगे और फिर क्या बोल रहा है इसके अलावा और एक चीज बोल रहा है, द प्लेट्स आर फर्दर सेपरेटेड। ठीक है, तो मान लो अभी डी डिस्टेंस में है, बैटरी को भी आप इसको काट दीजिए और ये जो दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को भी बढ़ा दीजिए। तो लेट से आप देखो ये हम चार्जेस को, ये जो कैपेसिटर था, कैपेसिटर को हम सेपरेट कर दिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस हम बढ़ा दिए हैं। ठीक है, और बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिए। तो अब पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में यहाँ पे बताइए आप लोग कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट विल बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा आप लोग देखो, आप लोग को ये फॉर्मूला जरूर से याद होगा, Q बराबर C इंटू V, ये फॉर्मूला याद है। अच्छा ये C देखो, C कैपेसिटेंस है, हाँ, और कैपेसिटेंस आप लोग को याद होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, तो होता था C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटा D। तो देखो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये डिस्टेंस जो है वो बढ़ा दे रहे हैं, डिस्टेंस को बढ़ा दे रहे हैं। तो आप जैसे जैसे D को बढ़ाएंगे C का वैल्यू क्या होगा, देख पा रहे हो, D और C में रिश्ता दिखना। अगर आप D को बढ़ा देंगे तो C घट जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग D को बढ़ा दिए हैं C का वैल्यू घट गया है। ठीक, ये चीज तो समझ में आ गया। अब हम लोग को पूछ रहा था V, तो यहाँ से आप इस रिश्ता से V का वैल्यू चेक कर लो, तो आप लोग को मिलता Q बटा C बराबर V। अब यहाँ पे देखना हाँ कि ये C का जो वैल्यू है वो C का वैल्यू घट गया है। ठीक, C का वैल्यू घट गया है, तो अगर C का वैल्यू घटा तो V का क्या होगा। C और V में रिश्ता देखो, तो C और V में रिश्ता आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल का दिख रहा है। दोबारा से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे Q बटा C इक्वल टू V। C और V के बीच में उल्टा रिश्ता दिख रहा है, अगर C घटा तो V का वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही पूछ रहा था, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक, तो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर C। आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। जी हाँ, ये क्वेश्चन ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो अभी आप लोगों के पास है ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर मीन्स, देखो हम चार्ज बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, तो किसी कैपेसिटर, लेट से ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पैरेलल कैपेसिटर में ना हम लोग चार्ज बढ़ा रहे हैं। ठीक है, यही तो बोल रहा है इंक्रीजिंग द चार्ज, तो लेट से इसमें माइनस चार्ज हम बढ़ा दे रहे थे और इस वाली प्लेट में प्लस चार्ज बढ़ा दे रहे थे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, तो अभी आपको थोड़ा देर पहले एक रिलेशन बताए थे, Q बराबर C इंटू V। तो अगर आप ये चार्ज को बढ़ा देंगे, तो अगर चार्ज को बढ़ाएंगे तो V का देखो, तो V का क्या हो जाएगा, V तो इंक्रीज कर जाएगा ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। दोबारा से Q और V में रिश्ता देखो, अगर चार्ज बढ़ेगा तो V का जो वैल्यू है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर जाएगा। कहाँ पे है ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के पास, ठीक है। तो बोल रहा है क्या कि टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटी 6 माइक्रोफैराड ईच आर अवेलेबल, द मिनिमम एंड द मैक्सिमम कैपेसिटेंस विच मे बी ऑब्टेन्ड आर। तो मिनिमम और मैक्सिमम कैपेसिटेंस कितना होगा? देखो ध्यान से देखो, आपके पास दो कैपेसिटर है और दो कैपेसिटर का वैल्यू दे करके रखा है 6 माइक्रोफैराड, दोनों का दोनों, मतलब एक 6 माइक्रोफैराड का, दूसरा भी 6 माइक्रोफैराड का। तो बोल रहा है क्या कि मिनिमम कम से कम और मैक्सिमम अधिक से अधिक कैपेसिटेंस विच में बी ऑब्टेन। तो मिनिमम कैपेसिटेंस और मैक्सिमम कैपेसिटेंस कितना होगा? तो एक बार ना इसको आप पैरेलल में जोड़ दो। तो अगर कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ देते हैं, इस तरीके से पैरेलल में जोड़ देते हैं, तो अगर आप कैपेसिटेंस को पैरेलल में जोड़ देते तो कैपेसिटी कितना आ जाता, जानते हो? पैरेलल में कनेक्शन होता था, ये रेजिस्टेंस के साथ बिल्कुल उल्टा चलता था। तो C इक्विवेलेंट अगर निकालना चाहते हैं पैरेलल के लिए तो आपको मिलता है C1 प्लस C2। और मजे की बात यह है दोनों का दोनों 6 माइक्रोफैराड का है, तो 6 प्लस 6, तो 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 12 माइक्रोफैराड, ठीक है। हाँ, अब अगर यही कैपेसिटर को आप सीरीज में जोड़ देते तो सीरीज में जोड़ देते, देख लीजिए, अब सीरीज में जोड़ दिए, ठीक है। अब अगर सीरीज में जोड़े हैं तो अब अगर हम इसका कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं तो ये आ जाता है 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है। तो 1/C इक्विवेलेंट का जो वैल्यू निकल के आ जाता है 1/6 प्लस 1/6, ठीक है, यानी कि ये 2/6 आ जाता। तो कट कर देते ये 1/3। तो यहाँ पे 1/C इक्विवेलेंट का वैल्यू निकल के आ गया 1/3, यानी C इक्विवेलेंट का वैल्यू निकल के आ गया 3, ठीक है, 3 माइक्रोफैराड। तो कम से कम कितना मिलेगा? 3 मिलेगा, और अधिक से अधिक कितना मिलेगा? 12। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे तो आपके पास ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है क्या? डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड D। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर जब भी आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज से क्वेश्चन आता है, व्हीटस्टोन ब्रिज से क्वेश्चन आता है और भी कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए, तो ये बहुत आसान रहता है, बहुत आसान। कैसे रहेगा इस चीज को चेक करना, ठीक है। तो आप लोग को पता है ना व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कब होता था? मान लो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है। तो अगर यदि C1/C2 का वैल्यू और C3/C4 का वैल्यू बराबर हो जाए तो ये जो कैपेसिटेंस है, ये बीच वाला कैपेसिटेंस है, इस कैपेसिटेंस का कोई मायने मतलब नहीं रहेगा। अगर ऐसा हो गया तो ठीक है, बैलेंस कंडीशन में अगर C1/C2 और C3/C4 का वैल्यू सेम आ गया तो ये बीच में जो कैपेसिटेंस है उसका कोई वैल्यू नहीं। तो चेक कर लो आप, अगर आप C1/C2 का वैल्यू चेक करते हैं तो आपको मिलता 3/3, और C3/C4 को चेक करते तो ये भी मिलता 3/3, कट जाता आपको मिल जाता 1/1। ये दिख रहा था, यानी ये तो बैलेंस है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो यहाँ तो बीच में जो कैपेसिटर दिया हुआ है इसका कोई मायने मतलब नहीं है, ठीक। अब अगर कोई मायने मतलब नहीं है तो आप यहाँ पे आप फिगर बना लो और देख लो आपको कैसा दिखाई देगा। ऐसा दिखाई देगा कि ये ऐसे गया, ऐसे गया। यहाँ पे बीच में मैं कैपेसिटर नहीं दिखा रहा हूँ, आपको समझना है, ठीक है। इस जगह पे 3 है, इस जगह पे 3 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, बीच वाला हटेगा, ठीक है। आप चेक करो ये C1 और C2 ये दोनों आपस में कैसा है? दोनों आपस में सीरीज में है। इसी तरीके से आप चेक करो ये C3 और C4 ये दोनों कैसा है? ये दोनों सीरीज में है। तो सीरीज के लिए आप फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। तो सीरीज के लिए देखो एक बेसिक सा फॉर्मूला यहाँ पे बना देते हैं ताकि आपको बार बार दिक्कत नहीं होगा। हाँ, तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। आप एलसीएम लेते हैं ना तो आपको ऐसा मिलता है C1 इंटू C2। C1 के साथ C1 को काट देते तो आपको मिलता है C2 प्लस C1। तो C इक्विवेलेंट इसको पलट दो, तो C इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आपको मिल जाता, ये इसको भी आप पलट दो तो ये आपको मिल जाता C1C2 बटा C2 प्लस C1, ठीक है। तो जब भी पैरेलल कनेक्शन में रहा, चाहे रेजिस्टेंस में या कैपेसिटर में, आप लोग यही फार्मूला यूज कर लेना। तो यहाँ पे देखो C1 और C3 जो है, सॉरी पैरेलल के लिए नहीं, सीरीज के लिए ये जो फार्मूला निकल करके आया है ये है आपके लिए सीरीज वाला, ठीक है। ये सीरीज वाला फार्मूला है, ठीक।
तो थोड़ा सा मेरे पास स्पेस कम पड़ रहा है, यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ठीक है, इस जगह पे लेफ्ट साइड आप लोग चेक करेंगे। तो अगर आप देखेंगे C1 और C3 को, तो C1 और C3 का कैलकुलेशन करते हैं तो C12 है ना, C12 वो देखो ये वाला 1 है, ये वाला 2 है। तो दोनों का वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको मिल जाता, दोनों का गुना करना है तो 3 × 3, बट आप दोनों को जोड़ देना है 3 + 3, तो आपको मिलता है ये 9 और नीचे मिल जाता है 6। तो ये 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी आपका इसका वैल्यू मिलता है 3/2। देखो नीचे तो सेम टू सेम था, तो C34 इसके लिए भी वैल्यू मिल जाता 3/2, सेम टू सेम मिल गया। ठीक है, अब देखो अगर आप यहाँ पे नेट वैल्यू निकालना चाहते हैं, थोड़ा सा आपको देखना है, ये फिगर को अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो ये फिगर आपको कुछ इस तरीके से मॉडिफाई होकर के दिखाई देता कि भाई ये दोनों को जोड़ें, इसको जोड़ें, इसको जोड़ें, और ये दोनों को जोड़ने के बाद जो हमें वैल्यू आया वो 3/2 आया है। तो इस जगह पे कैपेसिटेंस आ गया है 3/2 का। नीचे को जोड़ें तो नीचे को भी जोड़ने के बाद जो वैल्यू आ गया है 3/2 का। ठीक है, अब अगर ये दोनों को देखते हैं तो ये दोनों का दोनों आपस में पैरेलल दिख रहा है, और पैरेलल में जानते हो पैरेलल में कैसा कनेक्शन होता है, तो पैरेलल में होता है C इक्विवेलेंट बराबर, दोनों को सीरीज में खाली जोड़ देना इस तरीके से C1 + C2, तो जोड़ दो 3/2 + 3/2। ठीक है, तो आपको यहाँ से मिल जाता ये 2 दिख जाता है यहाँ पे, प्लस ये 3 + 3। ठीक है, 3 + 3 आपको 6 दिखाई देता है, तो आप इसको कट कर देते हैं ना, तो ये आपको कट जाता है 3 टाइम्स में, तो आंसर आ जाता है 3। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर C। ठीक, वीडियो को आराम से, अगर एक बार भी ना समझ में आए तो इसको आप लोग ना दोबारा से प्ले करके देख लेना। ठीक है, आराम से देखना। मैं आज की वीडियो में थोड़ा टाइम ले रहा हूँ क्योंकि आज के वीडियो में ना न्यूमेरिकल क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, ये तो आपके लिए आसान होना चाहिए। बोल रहा है कि इफ अ डाइलेक्ट्रिक बी इंट्रोड्यूस बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन द वैल्यू ऑफ इट्स कैपेसिटेंस। तो आप लोग जानते हो ना, इंक्रीज कर जाता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वैल्यू होता है C = ε0A/d। अगर आप यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर देते हो तो उसका वैल्यू हो जाता है K × ε0A/d। ठीक है, तो इस K का तो कुछ तो वैल्यू होगा, जैसे मान लो ये ε0A/d का वैल्यू कुछ लेट से 4 होगा, और ये ε0A/d का वैल्यू इसका 4, और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कुछ तो होगा, मान लेते हैं 3 है, तो 4 तिया कितना हो गया 12। तो पहले 4 था और अब हो गया 12, यानी कि कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, चलो ये रिलेटिवली आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 है कि व्हाई इज द व्हीटस्टोन ब्रिज मोर एक्यूरेट देन अदर मेथड्स ऑफ मेजरिंग रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस मापने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज वाला जो मेथड है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो ज्यादा एक्यूरेट बोला जाता है दूसरे की तुलना में, बाकी दूसरे मेथड की तुलना में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये नल मेथड पर काम करता था, अगर आप लोगों को याद होगा तो। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज नल मेथड पर काम करता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, आप लोग थोड़ा ठीक से देखेंगे। हाँ, थोड़ा ऊपर चला गया क्वेश्चंस, चलो ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है कि क्रिचॉफ्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ। भाई ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये बोल रहा है KCL और ये बोल रहा है KVL। ठीक है, तो क्रिचॉफ्स का करंट लॉ बेस्ड होता था, याद है, ये चार्ज पर बेस्ड होता था, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और ये जो सेकेंड लॉ है ये होता था एनर्जी पर आधारित। ये क्वेश्चंस आप लोग को बहुत बार करवा चुके हैं, तो इस क्वेश्चंस में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, है ना। तो किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी चेक करो, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड एनर्जी, चार्ज एंड एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, तो ये आपके पास रहा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? द लेंथ and radius of an electric resistance of a certain wire are double simultaneously then the, ठीक है, दोबारा से सुनना, बोला कि the length and radius of an electric resistance of a certain wire are double। कोई एक वायर है, उस वायर का जो लेंथ है और रेडियस है ये दोनों के दोनों को डबल कर दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आप लोग को बताना है। तो देखो आप लोग ये चीज जानते हो कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ये फॉर्मूला होता था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। प्रोपोर्शनलिटी हट करके आता था साइन ए, मतलब ये रो। ठीक है, अच्छा एरिया,
एरिया यहाँ पे एक आपको कौन से टर्म में देके रखा है, रेडियस के टर्म में बोला है, तो एरिया आप निकाल सकते हो। एरिया आप ले लो पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि तार है ना, तार का क्रॉस सेक्शनल दिया तो सर्कल जैसा होगा, तो सर्कल का एरिया पुट कर दिया। अब यहाँ पे कंडीशन डाल रहा है कि भाई इफ लेंथ जो है यानी एल डेस, नया वाला एल जो है वो डबल हो जा रहा है पहले वाले के तुलना में, और रेडियस जो है यानी कि आर डेस, ये आर डेस भी डबल हो रहा है पहले के तुलना में, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि भाई आप बता दो कि ये जो आर है, नया वाला आर है, उसका वैल्यू कैसा रहेगा, तो पुट कर दो। रो तो सेम रहेगा, एल के जगह पे आ जाएगा 2l बटा पाई इंटू ये आर के जगह पे आप वैल्यू क्या पुट करेंगे 2r का स्क्वायर, तो आपको ये वैल्यू दे देता रो 2l बटा पाई इंटू 2 दूना 4 आ जाएगा, हाँ 4r स्क्वायर। फिर आप इसको कट करते हैं ना तो 2 से ही कट जाता है 2 बार में, तो आपको वैल्यू दिखाई देता ये रो l बटा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पहले कितना था, पहले आप लोग के पास जो वैल्यू था ये वाला था रो l बटा पाई आर स्क्वायर, और अब आपके पास वैल्यू कितना है, देखो ये है रो l बटा पाई आर स्क्वायर, और ये साथ में 1/2 है, यानी पहले जितना भी वैल्यू था उसका अब ये आधा हो गया 1/2, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन में, कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी है ना। रेजिस्टेंस विल बी हाफ्ड एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल बी, नहीं, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे कहाँ पे कुछ बोला था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे तो शायद यहाँ पे कुछ बोला नहीं है। द लेंथ एंड रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्टेन वायर आर डबल साइमल्टेनियसली देन द, ठीक है। क्वेश्चन में देख लेता हूँ, क्वेश्चन में कुछ और दिया हुआ था क्या, नहीं क्वेश्चन तो और कुछ नहीं था। देखो एक्चुअली अगर आपसे ये पूछता स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ना मटेरियल का प्रॉपर्टीज होता है और मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कभी नहीं बदलेगा, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। अनचेंज्ड होना चाहिए, यहाँ पे अनचेंज्ड एन है, हाँ आर नहीं समझना, अनचेंज्ड, और रेजिस्टेंस विल बी हाफ्ड, ये ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, ठीक है। आगे की ओर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, ठीक है। द रेजिस्टेंस इन द 4 आर्म्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिजेज आर एज फॉलोज, इस तरीके से दिया हुआ है। इन विच केस द ब्रिज इज बैलेंस्ड, देखो आप लोग ऐसे मान लेना, पहला वाला मानो R1, दूसरा R2, तीसरा R3, चौथा R4, ठीक है। और आप लोग को याद है ना बैलेंस का कंडीशन, बैलेंस का कंडीशन ये था कि R1 बटा R2 एग्जैक्टली बराबर होना चाहिए R3 बटा R4 का, तो ऐसा बराबर करके देखेंगे ना तो आपको ये वाला दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर बी, हाँ अच्छा, यहाँ ए होना चाहिए, बी यहाँ तक ठीक है, ये होना चाहिए सी, ये होना चाहिए ऑप्शन डी, हाँ ऑप्शन डी देख लो, ये आपस में बैलेंस्ड है, हाँ दैट मीन्स कि ये 4/4 इक्वल टू 4/4 कट करते हैं ना तो 1 बराबर 1, तो ये बैलेंस्ड है जगह में, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। अच्छा ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, बड़ा इसलिए हो रहा है कि इसमें ना न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का नंबर ज़्यादा है, तो इस वजह से थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, बट डोंट वरी, पैसेंस रखो और एकदम आराम से वीडियो को देखते चलो। A wire P is half the diameter and half the length of wire Q of similar material, ठीक है। तो आपके पास कोई एक वायर है, पहले इस तरीके से देख लो, ये लेट से कि ये एक वायर है और इस वायर का नाम Q है, अभी इस वायर का नाम हम लोग दे दे रहे हैं Q है, और इसका ना अभी कुछ यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है, लेट से इसका ये वाला लेंथ दिया हुआ है L। उसके बाद क्या बोल रहा है, ए वायर P इज हाफ द डायमीटर, अच्छा इसका कुछ अपना डायमीटर भी होगा, इसका कुछ अपना डायमीटर भी होगा, अपना डायमीटर D है, ठीक है। अब उसके बाद बोला कि एक दूसरा वायर है जिसका नाम P है, और ये जो P है इज हाफ द डायमीटर एंड हाफ द लेंथ ऑफ द वायर Q, यानी ये Q वायर जितना भी बड़ा है इसका जस्ट आधा लेंथ का एक वायर है, जस्ट आधा लेंथ ले रहे हैं, और डायमीटर जो है वो डायमीटर भी आधा ही है। लेट से आप लोग यहाँ पे ऐसा मान लो कि इसका जो डायमीटर है वो डायमीटर है D/2, और इसका जो लंबाई है ये वाला लंबाई, ये लंबाई है L/2 मान लो, ठीक है। ये है P, कहाँ भाग गया मेरा पेन, ये है हम लोगों का P, ठीक है।
तो पूछ रहा है कि बता दीजिए कि आप रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस P टू रेजिस्टेंस Q, यानी कि आपको रेजिस्टेंस निकालना है P का बटा रेजिस्टेंस निकालना है Q का, और ये दोनों का अनुपात कितना आएगा। ठीक है, चलो ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग चेक करने की कोशिश करना कि आपको याद है कि रेजिस्टेंस बराबर होता है रो इंटू एल बटा ए। अच्छा, एरिया आप लोग जानते हो ना, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, रो एल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रेडियस के टर्म में नहीं दिया हुआ है, यहाँ डायमीटर के टर्म में दिया हुआ है। तो आप लोग ये तो जानते हो ना कि रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है, तो आर की जगह पे d/2 हो जाएगा। तो अगर d/2 होता तो यहाँ पे इस आर की जगह पे वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू पुट कर देते ना, आप लोग को मिलता रो इंटू एल बटा पाई, इस आर का वैल्यू मिल जाता d/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और आप इसका अगर कैलकुलेशन करते तो आपको मिलता रो एल बटा पाई बटा 4 इंटू डी स्क्वायर। ठीक, तो आप लोग यही फॉर्मूला पर चिपके रहना, इस फॉर्मूला पर कि रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा रो एल बटा पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर। इतना रेजिस्टेंस आएगा कौन से वायर के लिए, तो ये क्यू वायर के लिए। ठीक है, अब पी वायर के लिए कितना आ जाएगा तो देख लेते हैं, इस जगह पे कैलकुलेशन कर देता हूं। पी वायर के लिए अगर आप लोग रेजिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है, तो रेजिस्टेंस फॉर वायर पी, यहाँ पी लिख रहे हैं ना, उसका मतलब हुआ रेजिस्टेंस फॉर वायर पी। अब देखो आपको रो वैल्यू पुट करना था, तो आप रो पुट कर देते, लेंथ पुट करना था, लेंथ है ना, तो लेंथ कितना हो जाएगा, देखो पहले जितना लेंथ था उसका आधा, तो सॉरी ये आ जाता एल बटा 2, उसके बाद पाई बाय 4 था, तो पाई बाय 4 तो एज इट इज, पाई बाय 4 एज इट इज। फिर डायमीटर आधा हो गया है, तो d/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप चेक कर लेते तो आपको आता रो एल, इस 2 को नीचे लेकर के आइए, इस 2 को नीचे लेके आ गए इंटू पाई बटा 4, और ये देखिए d है ना, तो d का स्क्वायर हो जाता, और साथ ही साथ ये 2 दिख रहा है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाता 4। तो आप इस 2 के साथ तो इसको काट सकते थे, तो 2 आ जाता। हाँ, तो आपके पास वैल्यू आया रो एल बटा पाई बटा 8 इंटू डी स्क्वायर, पाई बटा 8। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों से पूछा था कि आरपी बटा आर क्यू, पहले आप इस आरपी का वैल्यू ले लीजिए, फिर ये आर क्यू का वैल्यू ले लीजिए, ये आर क्यू का है। हाँ, तो क्या मेरे पास नीचे स्पेस है, हाँ स्पेस है। हाँ, इस जगह पे वैल्यू ले लो, तो यहाँ पे वैल्यू आपको मिल जाता इस जगह पे, हाँ आरपी बटा आर क्यू। अगर इसका वैल्यू देख पाते हैं तो आरपी का वैल्यू आपको दिख रहा था ये वाली रो एल बटा पाई बाय 8 इंटू डी स्क्वायर, और आप लोग अगर देख पाते ना ये वाला, ये जो वैल्यू है आर क्यू का वैल्यू आ जाता रो एल पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, तो काट दो, रो एल कट जाता, पाई के साथ पाई कट जाता, डी स्क्वायर के साथ डी स्क्वायर कट जाता। ऊपर में क्या बचा, तो ऊपर में अगर आप चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे था 8, ये 8 था ना, 8 ऊपर चला जाता, तो ये देखो ये आया है 1 और ये 1/8, यहाँ पे ये 1 और ये 1/4। तो पहले आप इसी को ऊपर वाले को ही छोटा कर लो, इसको छोटा कर लो, तो ये 8 ऊपर चला जाता, इसको छोटा करो तो ये 4 ऊपर चला जाता। आपके पास आ गया 8/4, इसको काट दो, 4 दूना 8, 4 1 4। ठीक है, 2:1, और ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो आप लोग पेशेंटली एकदम बिल्कुल मन लगा करके इस वीडियो को देखना। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ज़्यादा है, इस वजह से इस वीडियो का लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में पहुंच गए, तो ये एक आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है कि ओमिक कंडक्टर है, ठीक है, ये एक बोल रहा है फॉर ओमिक कंडक्टर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप लोग ये फॉर्मूला जानते हो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर होता है ई टाउ बटा एम। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा रिश्ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, और ऐसा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलो आगे की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड टू अ सेल। तो इस तरीके का हम लोग के पास कोई एक सेल था, इस सेल के साथ ना हम लोग एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देते हैं, लेट से ये वाली लगा दें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा सेल के पास ऑलरेडी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, आप लोग को याद होगा तो
इसके पास लेट से इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और इसके पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, वो है कैपिटल आर। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि द करेंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम। तो इस सर्किट में करंट मैक्सिमम कब होगा? देखो, करंट मैक्सिमम होगा जब रेजिस्टेंस का वैल्यू मिनिमम होगा। ठीक है, जब रेजिस्टेंस कम हो, ये तो जानते हो ना ओम्स लॉ ना, V इक्वल टू आई इंटू आर। तो यहां से आपको I बराबर मिल जाता V बटा आर। ठीक है, I बराबर मिल जाता V बटा आर। अगर रेजिस्टेंस कम रहा तो करंट ज्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस कब होगा? देखो सीरीज में जोड़ा हुआ है, तो सीरीज में जोड़ा हुआ है। देखो ये सेल के अंदर तो इंटरनल रेजिस्टेंस बाय डिफॉल्ट रहेगा, बाय डिफॉल्ट, इसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, अगर इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 हो जाता तो रेजिस्टेंस कम हो जाता। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कम हो जाता तो करंट का वैल्यू ज्यादा हो जाता। ये हो जाता ऑप्शन नंबर डी। अगर यहाँ पे इस कैपिटल आर का वैल्यू कुछ भी डाल दो, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी, तो करंट का वैल्यू कम हो जाएगा। लेकिन हमें करंट पूछा था मैक्सिमम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों को दिख भी रहा है। ये बोल रहा है क्या, ए प्रोटॉन इंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला। ठीक है, एक प्रोटॉन है जो इंटर कर रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड में, और इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दे करके रखा है 5 टेस्ला। कितनी वेलोसिटी से इंटर कर रहा है, वो वेलोसिटी भी दे के रखा है 4 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड एट राइट एंगल टू द फील्ड। आपसे पूछ रहा है द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन प्रोटॉन इज, तो कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो वाला वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो फोर्स बराबर आप लोग जानते हो QVB sin थीटा। ठीक है, और थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, और अगर 90 डिग्री है तो आप लोग पुट करेंगे QVB sin 90। sin 90 का वैल्यू 1 होता है, खाली QVB, ये आप ये टर्म यहाँ पे ले लो QVB। तो चार्ज तो आप लोग जान रहे हो, यहाँ पे चार्ज आप लोगों को दिख रहा है प्रोटॉन का चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो प्रोटॉन का चार्ज हो जाता है, खाली साइन का फर्क रहता है। ठीक है, वेलोसिटी आपको गिवन था 4 × 10⁻⁷ इंटू 5। ठीक, तो ये सारी चीज को कैलकुलेट करना, और कैलकुलेट करने के बाद जो आपको पास आंसर आएगा वो आएगा 2.3 × 10⁻13 न्यूटन। ठीक है, दोबारा से इसका जो आंसर आपको मिलने वाला है कैलकुलेट करने के बाद वो आएगा 2.3 × 10⁻13 न्यूटन। ठीक है, ये वाली ऑप्शन सी। ठीक, तो अच्छे से आप लोग कैलकुलेट करना। चलो मूव करते हैं आगे की ओर। ठीक है, आप बिलीव करो ये सेट काफी लंबा होते जा रहा है, क्योंकि नोमेरिकल्स, खाली नोमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है इस सेट में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 देखो, 2 long parallel wire is carrying a current of 1 ampere in the same direction are placed 1 meter apart. The force of attraction between them is। ये क्वेश्चन आपको कई एक रूप में पूछ चुका है कि पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें भी करंट आई और इसमें भी करंट आई, दोनों जा रहा है, और आई का वैल्यू देके रखा है 1 एम्पियर। ये है 1 एम्पियर। ठीक है, मान लेते हैं एक को I1 और एक को मान लेते हैं I2, दोनों में 1 एम्पियर का करंट जा रहा है। दोनों के बीच का ना सेपरेशन डिस्टेंस दिया हुआ है, सेपरेशन डिस्टेंस D। ठीक है, ये सेपरेशन डिस्टेंस का भी वैल्यू देके रखा है 1 मीटर। तो बता दो यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा। अच्छा, आप लोग को बताए थे अगर सेम डायरेक्शन में करंट जाएगा तो अट्रैक्शन फोर्स, और डिफरेंट डायरेक्शन यानी कि एंटी पैरेलल जाएगा तो रिपल्सन फोर्स। ठीक है, यानी पैरेलल जाएगा तो पैरेलल गया तो आपके पास आएगा अट्रैक्शन, और एंटी पैरेलल गया तो रिपल्सन। ठीक है, फॉर्मूला याद है, फोर्स पर यूनिट लेंथ में आता था, या फोर्स आ जाता था μ0/2 पाई इंटू I1 I2 बटा D। ठीक है, अच्छा आप लोग याद करना, आप लोग ये वैल्यू जरूर से पढ़े होंगे, μ0/4 पाई बराबर 10⁻⁷। तो क्या आप यहाँ से μ0 का वैल्यू निकाल सकते हो? निकल जाता ना, μ0 बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁷। तो यहाँ से इस μ0 का वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो μ0 के जगह पे हम लोग लिख सकते थे 4 पाई इंटू 10⁻⁷ बटा 2 पाई इंटू I1 इंटू I2। I1 का भी वैल्यू 1 है, I2 का वैल्यू 1 है, D का वैल्यू 1 है। तो ये पाई के साथ ये पाई कट गया, और 2 से इसको काटते हैं तो 2 बार में कट जाता था। आप लोग को वैल्यू आ गया 2 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, ये आता था फोर्स पर यूनिट लेंथ में, कैलकुलेशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ में। हाँ, तो ये आ जाता न्यूटन पर मीटर। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? कोई ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन ए। ठीक है,
चलो आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 21। ये 21 ना आसान क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है क्या कि लॉरेंस फोर्स का वैल्यू कितना होगा। तो देखो लॉरेंस फोर्स हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड के कारण जो फोर्स होता है उसको हम लोग नाम देते हैं लॉरेंस फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स होता था वो होता था QE, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स होता था वो होता था QVB sin थीटा। ठीक है, तो दोनों से Q कॉमन आ जाता। अगर दोनों से Q कॉमन आ जाता तो आपको दिख जाता अंदर में E, और यहाँ पे दिख जाता V और B क्रॉस B। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन आप लोग को दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर C। ये ऑप्शन नंबर C। हाँ, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आगे की ओर बढ़ते हैं तो आपके पास कौन सा क्वेश्चन आ गया। हाँ, ये क्वेश्चन जो आपको बोले बार बार रिपीट कर रहा है। 2 पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन। तो 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है, सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, चलो तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आगे की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट कौन नहीं है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक इंडक्शंस, ठीक है, टेस्ला तो है, ये गॉस तो है, वेबर पर मीटर स्क्वायर तो है, ये ओरेस्टेड कोई यूनिट नहीं होता है। हाँ, तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 आ जाओ। मेंशन एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट तो टेस्ला होता है। चलो ये तो एक आसान सा क्वेश्चन था। आगे की ओर चलिए, क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज लॉरेंस फोर्स। तो लॉरेंस फोर्स क्या होता था। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड के कारण जो फोर्स होता था उसे बोलते थे लॉरेंस फोर्स। ठीक है, तो फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बोला तो नहीं होगा। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगेन ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोला नहीं होगा। फोर्स ऑन ए पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर कैरिंग करंट्स, नहीं, ये भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ में से कोई भी सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 26, ये क्वेश्चंस अगेन रिपीट हो रहा है कि अर्थ जो है वो बिहेव करता है एक मैग्नेट की तरह। ठीक है, तो ये किधर से किधर पॉइंट करता है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर। ठीक, चलो अच्छा, कभी कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि आपके पास एक बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट में बता दो मैग्नेट के अंदर किधर से किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो आप लोग को याद करने के लिए ट्रिक्स बताए थे। नॉर्थ का मतलब निकलना, एन था ना, एन मतलब निकलना, तो इस तरीके से जा रहा होगा तब तो निकलेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है बार मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होता है, जबकि बार मैग्नेट के बाहर इसका डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज। तो आप लोग ये भी क्वेश्चन रिपीट में देख रहे हो, तो ये भी बन जाना चाहिए कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेस टू प्लेस वेरी कर जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्लेस करेगा वेरी टू, चेंज करेगा जगह चेंज हो जाने पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा आप लोग इसको देख लो। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ कॉइल ऑफ n टर्म्स ऑफ area of cross section A held with a plane parallel to the field is। ठीक है, पहले क्या बोला है, the magnetic flux linked with a coil n turns of area of cross section A held with its plane parallel। यहाँ पे पैरेलल बोल रहा है। ठीक है, तो पैरेलल बोलेगा ना, तो पैरेलल में तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है। देखो जिसे मान लो इस तरीके के मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जा रहा है और यहाँ पे जाकर के इस सरफेस में इनक्लोज कर रहा है, इस सरफेस में जाकर के भर रहे हैं, तो ये दोनों परपेंडिकुलर रहा। ठीक है, और अगर मान लो इस तरीके के मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि ये लो, ये रहा हम लोगों का प्लेन। ठीक है, तो बताओ इसके साथ कोई एक भी लिंक कर पाएगा, नहीं लिंक कर पाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। हाँ, तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 31 देखो, द रोल ऑफ इंडक्टेंस इन इक्विवेलेंट टू। देखो जिस तरीके से इंडक्टेंस काम करता है एग्जैक्टली उसी तरीके से इनर्शिया काम करता है, तो ये दोनों सेम टू सेम है, यानी कि सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, टू आइडेंटिकल को एक्सियल कॉइल्स P and Q
कैरिंग इक्वल अमाउंट ऑफ करंट इन द सेम डायरेक्शन आर ब्रॉट नियरर। तो दो चार्जेज है ना, P और दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, ठीक है, P और Q, ये दोनों को एक दूसरे के सामने लाते हैं। तो अगर दोनों को सामने लाएंगे ना तो लेंज लॉ के अनुसार से तो यहाँ पे जो करंट जा रहा है ना वो करंट का वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, बोथ P एंड Q डिक्रीजेस, किसके अनुसार से, लेंज लॉ के अनुसार से, ठीक। चलते हैं आगे की ओर। ये है क्वेश्चन नंबर 33। द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस इन अ वायर मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड यूजिंग, ठीक है। तो ये एक पूछ रहा है कि आप लोग को बताना है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालते हैं कौन से रूल से, तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ, लेंज लॉ। लेंज लॉ किस पर आधारित है, तो लेंज लॉ जो आधारित है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आपके लिए जो 35 क्वेश्चन है ये मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। होमवर्क में मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस हम आपको कराए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग बताओ कमेंट बॉक्स में कि इस क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, ठीक है। ये सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको मैं करवा चुका हूँ, इसीलिए इस क्वेश्चंस को होमवर्क दे रहा हूँ। इसको आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो आज के लिए ना बस इतने ही सा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी ही चीजें अच्छी से समझ में आया होगा। अगेन आप लोग एग्जाम बहुत बढ़िया से दे करके आना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।